नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय जय जय। गुणायतन प्रणेता शंका समाधान भावना एक प्रवर्तक प्रखर वक्ता जन जन के संत बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज्य मुनि श्री निवेक सागर जी महाराज की, मुनि श्री संधान सागर जी महाराज की। देवी अहिल्या की नगरी मालवा की शान इंदौर के अभय प्रसाद से स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर सायंकालीन टीवी चैनल का बहुचर्चित विश्व का शंका समाधान का कार्यक्रम हम और आप प्रारंभ करें। उसके पूर्व पारस चैनल, जनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जो इस कार्यक्रम को देख को सुन रहे हैं उन सभी का और यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं का धर्म प्रभावना समिति के साथ साथ सकल दिग्विजयी समाज इंदौर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। चलते हैं प्रतिदिन की भांति परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे टीवी चैनल के शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए दोनों हाथ जोड़ लेंगे और मेरे साथ बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु, हे मुनिवर नमोस्तु। और आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम सीधे चलते हैं शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए। और मैं आप सभी की ओर से निवेदन करूंगा मुनिवर संधान सागर जी और मुनिवर प्रमाण सागर जी से दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे। बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। आज का ये सत्र अपन प्रारंभ करते हैं और प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ मनोरमा महेशी जैन दुगेरिया। तैयार रहेंगे विशिष्ट जैन नसिया जी इंदौर। जिनका नाम बोलें वे अपने स्थान पर खड़े हो जाएं ताकि माइक वहां तक पहुंच सके शीघ्रता से और शीघ्रता से वे बिना नमोस्तु किए वे अपना प्रश्न अगला नाम बोलिए। हाँ, अगला नाम मनोरमा महेश जी जैन दुगेरिया, विशिष्ट जैन अंशु भरत जैन सुरताया। कोई उपस्थित नहीं है। चलिए अपने बीच में आपके इंदौर के ही कम उम्र के बहुत ही जिन्होंने अच्छी ऊंचाइयों को पार प्राप्त किया और गला और कला दोनों हैं ऐसे मधुर जी गायक अपने बीच में हैं। मधुर भैया वे अपना प्रश्न करेंगे और तैयार रहेंगे संदीप जी लुधियाना। प्रश्न भी और 4 लाइनें भी। चलिए खड़े हो जाओ। मयूर है। मयूर हाँ यही गड़बड़। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। सभी के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। गुरुदेव बस 2 लाइन गाऊंगा आपके चरणों में, आप सब गुनगुनाइएगा मेरे साथ। एक बार जोरदार जयकार लगाएंगे। बोलिए आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की, बोलिए गुरुदेव प्रमाण सागर जी महाराज की। गुरुवर इंदौर में आकर, गुरुवर इंदौर में आकर ये बदल दिया है दौर। गुरुवर इंदौर में आकर ये बदल दिया है दौर। हम कलयुग को ले जा रहे गुरुवर भक्ति की ओर। हम कलयुग को ले जा रहे गुरुवर भक्ति की ओर। बारंबार नमोस्तु गुरुदेव। मेरा एक प्रश्न गुरुदेव, मेरे मन की एक छोटी शंका है कि मैं भजन लिखता भी हूँ, कई बार गुरु चरणों में गाने का सौभाग्य मिला, तो कई बार ऐसा होता है गुरुदेव जब हम भजन लिखना शुरू करते हैं तो कई बार तो तुरंत लिखा जाता है और कई बार कई दिनों तो विचार ही चलते रहता है लेकिन शब्द मन में नहीं आते हैं। गुरुदेव ऐसा आशीर्वाद भी दीजिए कि मैं भी धर्म प्रभाव ना करूँ। और नमोस्तु गुरुदेव। देखो बात बिल्कुल सही है और अनुभव की। कविता हर पल मुखरित नहीं होती और कभी कभी किसी के निमित्त से कविता सहज ही मुखरित हो जाती है, बिना बनाए पंक्तियाँ बन जाती हैं और कभी कभी खूब माथा पच्ची करने पर भी 2 लाइन लिखना मुश्किल हो जाता है। इसके विषय में मैथिली शरण गुप्त की 2 पंक्तियाँ मुझे बड़ी प्रासंगिक दिखती है। उन्होंने साकेत लिखा, उसके बाद उसमें लिखा राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है। राम
तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव है। समझिए, तो कई बार ये भी देखने में आता है कि हम किसके निमित्त से लिख रहे हैं। अगर वो हृदय में बैठा है ना, तो वही हमसे लिखवा लेता है, हम क्या लिखेंगे। और कई बार जब चित्त में इधर उधर की बातें आ जाती है, चित्त बढ़ जाता है, तो पंक्तियाँ नहीं उभरती। इसलिए यदि हमें कुछ भी सृजन करना है, तो उसके लिए उसमें डूबने का प्रयास करना चाहिए। जब डूब कर काम करेंगे तभी सही सृजन। समझ बहुत। अपने बीच में लुधियाना से संदीप जी यहाँ पर उपस्थित हैं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत अभिनंदन कर लें बंधुओं। कल ही नवीन भाई बोल रहे थे कि महाराज जी ये टी शर्ट जो आई है बहुत ही सुंदर और पूरी धर्म प्रभावना समिति को है बहुत ही अच्छी लगी, सभी को बढ़िया लगती है। एक बार जोरदार तालियां। जो भावना योग की टी शर्ट जो बन के आती है आपके यहीं से, इनके यहाँ से। हाँ, संदीप जी जैन लुधियाना। मार साहब मथे बन्ना साहब जी, मैं पंजाब लुधियाना से आया हूँ और आपको देखने का निहारने का ऐसा मन करता था। आज साक्षात आपके दर्शन हो रहे हैं। मुझे लग रहा कि जैसे मैं भगवान के सामने बैठा हूँ और आपने इतनी शंकाएं दूर की है। पंजाब के सारा पंजाब आपका दीवाना है, जैन सब लोग आपको सुनते हैं बड़े अच्छे से। गुरुदेव, आज मैं एक शंका लेके आया हूँ। आज समाज में एक कुरीति आई है जो कि विवाह को लेके है। विवाह को लेके है, विवाह होते हैं सनातन धर्म के हिसाब से या जैनिज्म के हिसाब से विवाह होते हैं, लेकिन आजकल विवाह की आयु नहीं रही। विवाह की कोई आयु नहीं रही। कभी भी डिवोर्स और ये तलाक, ये तो आम बात होगी, कोर्ट कचहरी आम बात होगी। पहले ये हमारे समाज में जैन में नहीं था, लेकिन अभी बड़ा प्रचलित हो गया ये चीज़। तो गुरुदेव, मेरी शंका ये है कि 30-30 साल बाद, 35-35 साल में भी लोग डिवोर्स की तरफ जाते हैं। तो ये तलाक तो उर्दू का शब्द है और डिवोर्स अंग्रेज़ों का शब्द है। हमारे हिंदी भाषा में या सनातन धर्म में या जैनिज़्म में इस विवाह को कैसे निभाना और क्या इसके बारे में आप बता सकते हैं? आज की युवा पीढ़ी इससे बहुत पीड़ित है। आपने बिल्कुल सही बात कही, ये बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। और आपने जो बात कही, तलाक उर्दू शब्द है, डिवोर्स भी अंग्रेजी है, हमारा नहीं है। मैं कहता हूँ ये प्रथा ही हमारी नहीं है, तो हमारे यहाँ शब्द कहाँ हो? ये हमारी संस्कृति का कलंक है। भारत में कभी ऐसी अवधारणा ही नहीं रही। हमारे यहाँ दो ही बात रही, विवाह या वैराग्य। समझ गए? इसके अलावा और कुछ रहा ही नहीं। ये तो बीच की बातें न जाने कहाँ से आ गई। विवाह जीवन भर के लिए किया जाता है और किसी निमित्त से यदि आत्मकल्याण का भाव जगे तो वैराग्य के पथ का अनुसरण होता है। तीसरा तो कुछ है ही नहीं। तो मैं तो सबसे कहता हूँ, भैया विवाह करो तो विवाह निभाओ, और ये तभी होगा जब विवाद से बचोगे। इसकी जड़ में जाइए। इन सब का मूल कारण है ईगो। मैंने कुछ दिन पहले बहुत विस्तार से इस पर चर्चा की थी। एक परिवार न्यायालय से जुड़े न्यायाधीश ने जब सवाल किया था, मैंने आज पुनरावृत्ति करना नहीं चाहूँगा उन कारणों की, लेकिन उन कारणों का निवारण करे। पहले समाज का दबाव होता था तो कोई इस तरह की हरकत करने की हिम्मत भी नहीं कर पाता था। अब सामाजिक दबाव छिन्न भिन्न हो गया, इसलिए ये चीज़ें आम बन गई। अगर थोड़ी बहुत खींचातानी चलती है तो केवल कानूनी पचड़ों के कारण, लेकिन अब तो पति पत्नी बदलना कपड़े बदलने जैसा हो गया। चाहे जिसको चाहे जब तलाक हो जाए, चाहे जिससे चाहे जब संबंध बन जाए, ये चीज़ें बिल्कुल ही अनुचित है। हमें इसे हतोत्साहित करना चाहिए, अन्यथा समाज की स्थिति अच्छी नहीं रही। ओ बहुत बहुत आशीर्वाद। नसिया जी महिला मंडल, और उनके बाद में तैयार रहेंगे संजीव जी जैन, पिंटू भैया कटनी।
गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, इच्छामि इच्छामि इच्छामि। गुरुवर कहते हैं संकल्पों से सिद्धि होती है, तो क्या गुरुवर हम संकल्पों को धारण करने की शक्ति कैसे पैदा करें और चित्त में निरंतर विचार चलते रहते हैं, उन विचारों से कैसे बचें? संकल्प को धारण करने की शक्ति कैसे बनाएं और चित्त में उत्पन्न होने वाले विचारों पर नियंत्रण कैसे पाएं। देखिए, अपने संकल्प को दृढ़ बनाने के लिए या स्थिर बनाने के लिए हमें 4 बातों को हमेशा अपने स्मरण में रखना चाहिए। सबसे पहला, प्रयोजन को सामने रखिए, ध्येय को सामने रखिए। हमारा प्रयोजन क्या है, हमने संकल्प किस प्रयोजन की पूर्ति के लिए किया। यदि वो बातें सामने रहेगी तो संकल्प कभी भी खंडित नहीं होगा। दूसरी बात, अपने संकल्प में दृढ़ बने रहने के लिए नित्य संकल्प पोषक भावनाएं भाइये। संकल्प पोषक भावना से संकल्प में दृढ़ता आती है। जैसे किसी को गुस्सा आता है और उसने संकल्प लिया कि मुझे गुस्सा पर विजय पाना है, तो उसे मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है। इस संकल्प पोषक भावना को बार 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 दोहराना चाहिए। यदि इसे दोहराने की कला में वो निपुण हो जाए तो उसके संकल्प में स्थिरता आएगी। समझ गए? तीसरी बात, अपना मनोबल ऊंचा रखना चाहिए। इच्छा शक्ति और मनोबल, हमने जो संकल्प लिया है उसे मुझे पूरा करना है, निभाना है, निभाना है, निभाना है। ये भाव मनोबल को ऊंचा करने से आप आगे बढ़ सकते हैं। और चौथी बात, जिससे संकल्प खंडित होता है उन निमित्तों से अपने आप को दूर रखें, तो आप अपने संकल्प में स्थिर बने रह सकेंगे। मन में आने वाले अनावश्यक विचारों के प्रवाह से कैसे बचें? देखिए, 2 तरह का वैचारिक प्रवाह होता है। एक प्रवाह वह जो हम बुद्धिपूर्वक उत्पन्न करते हैं और एक प्रवाह वह जो सहज आता है। बुद्धिपूर्वक आने वाले प्रवाह को हम बुद्धिपूर्वक नियंत्रित करें। जब भी मन में ऐसे दुर्भाव आने लगे तो हम अपने मन को डाइवर्ट करने के लिए कोई अच्छा आलम्बन ले लें। अच्छे आलम्बन से विचारों का प्रवाह बदल जाता है। इसे बोलते हैं प्रवाह परिवर्तन। और कुछ विचार ऐसे होते जो अनपेक्षित, जिसके बारे में हमने कभी सोचा नहीं, चाहा नहीं, आ रहा है, उन विचारों के प्रवाह में आने दीजिए, जाने दीजिए, उसके दृष्टा बनिए। आप उस प्रवाह में बहने से बचिए तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। कई बार आपको ऐसा अभ्यास होगा, सामायिक में बैठे हैं और कई तरह के भाव आ रहे हैं, तो भाव का प्रवाह आना और उस प्रवाह में बहना, इसमें बड़ा अंतर है। तो प्रवाह आता है, आने दीजिए, बहने से बचिए। हो संजीव जी जैन कटनी और तैयार रहेंगे। अपने बीच में पुणे से राजेश जी जैन, जो गुणायतन की ट्रस्टी और समन्वय भावना योग के, वे यहाँ उपस्थित हैं, अपना प्रश्न रखेंगे। प्रश्न बोले संजीव जी जैन कटनी। नहीं, हाँ राजेश भैया, आप अपना प्रश्न बोलें। और तैयार रहेंगे राजकुमार जी, एडवोकेट राजकुमार जी जैन, इंदौर। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मनुष्य को उत्तम बनना चाहिए या श्रेष्ठ, दोनों में क्या अंतर है? हाँ, मनुष्य को उत्तम बनना चाहिए या श्रेष्ठ, दोनों में क्या अंतर है? देखिए, उत्तम और श्रेष्ठ थोड़ा चतुराई से प्रस्तुत किए गए शब्द हैं। अगर सहज रूप में देखा जाए तो दोनों का एक ही अर्थ। और तुम्हारे दोनों शब्दों का सम्मान करते हुए कह दूंगा, मनुष्यों को काम उत्तम करना चाहिए ताकि श्रेष्ठ बन सके।
चलिए अगला एडवोकेट राजीव कुमार जी जैन। महाराज श्री जी के श्री चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे महाराज श्री जी, मेरी एक शंका है कि रक्षाबंधन का महापर्व, इस महापर्व को इंदौर शहर में, इंदौर चतुर्मास में कैसे यादगार बनाया जाए, ताकि हर भव्य जीव, प्रत्येक भव्य जीव इस रक्षाबंधन पर्व में, इस वात्सल्य पर्व में श्री जी के समक्ष क्या समर्पित, क्या भेंट करे, ताकि इस महापर्व को यादगार बनाया जा सके और ये भूतो न भविष्यति हो, ऐसी मेरी शंका है। देखिए, रक्षाबंधन पर्व हमारी संस्कृति का महान पर्व। वर्तमान में इस पर्व को मुख्य रूप से भाई बहन के प्रेम मात्र से जोड़ दिया गया। ये इसका सामाजिक रूप है और इसकी अपनी महिमा है। इस विषय में मैं अभी कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन जैन धर्म की दृष्टि से रक्षाबंधन का मूल रूप तो साधर्मी वात्सल्य है। आचार्य विष्णु कुमार महाराज ने अपने साधर्मी अकंपनाचार्य और उनके संघ में आए उपसर्ग के निवारण के लिए अपने संयम की मर्यादा का त्याग किया और उनकी रक्षा की। इसलिए उन्हें वात्सल्य अंग के नायक के रूप में याद किया गया। तो मैं ये कहूँगा कि ये रक्षाबंधन का पर्व हमारे वात्सल्य की वृद्धि का आधार है। तो हमें वात्सल्य का भाव जगाना चाहिए, साधर्मी वात्सल्य का भाव जगाना चाहिए। हम राखियाँ तो हर वर्ष बांधते हैं, लेकिन आज के इस दौर में यदि सबसे ज़्यादा कमी दिखती है तो स्नेह वात्सल्य की कमी दिखती है। इसलिए मैंने सोचा इस वर्ष इंदौर शहर में रक्षाबंधन को साधर्मी भक्ति के रूप में मनाया जाए, साधर्मी भक्ति महापर्व के रूप में मनाया जाए, जहाँ हम वात्सल्य का भाव जगाएं, साधर्मी को गले लगाएं। ये उक्ति को चरितार्थ करेंगे तो हम लोग प्रयास करेंगे इस बात को समझने का कि साधर्मी है क्या और साधर्मी के प्रति हमारे कर्तव्य क्या हैं। यदि इन बातों को हम ध्यान में रखकर चलेंगे तो मैं समझता हूँ रक्षाबंधन का एक नया संदेश सबके बीच जाएगा। संजय जी, विपिन जी जैन मुंबई और तैयार रहेंगे संजय जी जैन, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मध्य प्रदेश। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न है, आज की जो हमारी नई जनरेशन है, इसके जो बच्चे हैं, इनको विवाह के लिए तैयार होने के लिए कई बार माता पिता मनाते हैं तो नहीं मानते हैं। अगर मान जाते हैं तो बहुत विलंब के साथ मानते हैं। यदि विवाह कर भी लेते हैं तो एक ही बच्चा, ये पहले तैयार ही नहीं होते संतान उत्पत्ति के लिए। यदि करते भी हैं तो एक ही संतान की उत्पत्ति करते हैं। अभी मैं मुंबई कुछ महीने पहले ट्रांसफ़र हुआ हूँ। मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री विजय कुमार जी जैन जो बैंक ऑफ बड़ौदा में थे, वो गुणायतन में कई महीने तक आपके साथ रहे हुए हैं। उज्जैन वाले वो माता और पिता दोनों का देहांत हो गया 2021 में। तो मैं सिर्फ आज आपके दर्शन के लिए ही आया हूँ। महाराज, इसका निराकरण करें। इस हालत में इसके कारण हमारा घटती हुई जो जनसंख्या है जैन समाज की, हम 50 वर्ष बाद कहाँ होंगे? मुंबई में कई माता पिता मंदिर में मिलते हैं। आपने बहुत ही गंभीर विषय को यहाँ उपस्थित किया। ये बात सही है कि आज के बच्चों की सोच बहुत तेजी से बदल रही है। 24-25 साल के पहले तो वो विवाह के लिए तैयार ही नहीं होते। जैसे तैसे तैयार होते हैं तो 25 रकम की शर्तें लगा देते हैं और प्रायः आजकल 28-30 वर्ष के पूर्व विवाह होता नहीं दिखता। मेरे पास अक्सर माँ बाप बहुत रोते हुए आते हैं, बेटी 28 की हो गई, 29 की हो गई, संबंध नहीं मिल रहे। इस तरह की बातें बहुत होती, खोजते रह जाते।
और फिर जो आपने बात की, या तो इशू होते नहीं हैं, होते हैं तो एक तक ही सीमित रहने का प्रयास करते हैं। इसके लिए हमें जड़ में जाने की ज़रूरत है। हमें सबसे पहले अपने बच्चों के माइंडसेट को बचपन से ही अच्छा बनाना चाहिए और बच्चों को विवाह और उसकी उपयोगिता का पूरा बोध कराना चाहिए, उसके औचित्य का बोध कराना चाहिए। विवाह एक रस्म मात्र नहीं है, विवाह हमारी संतति और संस्कृति का आधार है। विवाह का उद्देश्य क्या है, जब तक ये बात हम लोगों के मनोमस्तिष्क में अंकित नहीं करते, तब तक लोग विवाह के प्रति उतने गंभीर नहीं होते। जब से पश्चिमी जीवन मूल्य हम पर हावी होने लगे हैं, हम लोग इन सब बातों को महत्व देना कम कर दिए। उसके कुपरिणाम सामने आ रहे। आज की शिक्षा व्यवस्था भी कुछ ऐसी, अपने आप को मॉडर्न बनाने के नाम पर लोग इस तरह की कुप्रवृत्तियों के शिकार हो रहे हैं, आदी हो रहे हैं। हमें उनके प्रति बहुत गंभीर होने की आवश्यकता है और पूर्ण गंभीरता के साथ उन्हें इस विषय में समझाने की ज़रूरत है। जब हम इस तरीके से समझाते हैं तो उनके जीवन में बड़ा बदलाव आ सकता है। तो पहली बात, बच्चों का माइंडसेट तैयार करें। फिर उन्हें हम ये भी बताएं कि हम विवाह करने जा रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं और उसकी वास्तविक उम्र क्या है। फिर तीसरी बात ये कहें कि हमारे जीवन के कल्याण में जो 4 पुरुषार्थ बताए गए, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, और 4 आश्रम बताए गए, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम, इनका महत्व क्या है। आज सबसे बड़ी विडंबना ये कि हमारी पीढ़ियों को इन सब बातों का पता ही नहीं। नई पीढ़ी को न तो पाठ्य पुस्तकों में ये बातें पढ़ाई जाती, न पाठशालाओं में आने की उनको फुर्सत है। और आज की शिक्षा व्यवस्था, कोचिंग क्लासेस, कॉलेज, स्कूल ऐसे कि गुरुओं का प्रवचन सुनने का भी अवसर उनको प्राप्त नहीं। तो जानेंगे कहाँ। बुनियादी रूप से जब पीढ़ियाँ कमज़ोर होती है तो भविष्य विनाशक होता है। हमारी पीढ़ियाँ कमज़ोर हो रही, हमने बुनियाद उनके कमज़ोर कर रखे हैं। हमें बुनियाद को मजबूत करने की ज़रूरत है, तब चीज़ें ठीक होगी। और ये सब बातें पूरी तरह से तथ्यात्मक ढंग से प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। अगर हमने अपनी पीढ़ियों के साथ ये बातें ठीक तरीके से जोड़ना शुरू कर दिया तो बहुत कुछ बदलाव आ सकता है। आपने जो बात कही, मैं अनेक बार कह चुका हूँ कि संतति में ही संस्कृति का प्रवाह है। बिना संतति के संस्कृति नहीं बच सकती। इसलिए संस्कृति को बचाना है तो संतति को बढ़ाओ, ये जिम्मेदारी। और ये तब होगा जब हम अपनी पीढ़ियों में संस्कृति के प्रति निष्ठा जगाएं। आज हमारी युवा पीढ़ी को संस्कृति से कोई मतलब नहीं बचा। क्यों? हमने उनके बुनियाद को कमज़ोर बना दिया। यदि ये चीज़ें हमने ठीक ढंग से रखी होती तो ऐसे कुपरिणाम नहीं आते। लेकिन अभी भी वक्त है, आज भी यदि हमारी पीढ़ी समझ जाए, संभल जाए, तो हम अपनी इस संस्कृति को कुछ और आगे बढ़ा सकते हैं और जीवन बेहतर बना सकते हैं। ओम। संजय जी जैन, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मध्य प्रदेश सरकार, और उसके बाद में तैयार रहेंगे कारिका सिंपल, अंकिता जैन, इंदौर। महाराज जी, 17 जुलाई को आपका मंगल प्रवेश हुआ था। कुछ अति उत्साही हमारे नवयुवकों ने कागज़ की कतरें रंगीन उड़ाई हैं अति उत्साह में, जो कि पूरे मार्ग पर फैली थी। कागज़ की कतरें उड़ाई थी रंगीन अति उत्साह में, जो पूरे मार्ग पर फैली थी। इंदौर एक स्वच्छतम नगर है और लगातार 7 बार स्वच्छ रहा है। इंदौर में जितने भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम होते हैं, सारे जीरो वेस्ट इवेंट होते हैं। इसमें किसी प्रकार का सॉलिड वेस्ट या कोई अपशिष्ट उत्पन्न नहीं होता है। क्यों ना हम हमारे सारे कार्यक्रम भी जीरो वेस्ट इवेंट पर आधारित रहें। इस सारे कार्यक्रम में कोई भी वेस्ट उत्पन्न ना हो, ऐसे कार्यक्रम हम लोग आयोजित करें। इससे आपका सुझाव बहुत प्रशंसनीय है और इस तरह की बातों पर हमें ध्यान रखना चाहिए।
आपने इस मंच से उठाया, मैं इस अर्थ में इसे अच्छा मानता हूँ, क्योंकि ये संदेश इंदौर नहीं पूरे देश में जाना चाहिए। और ये केवल जैनों के लिए नहीं, हर संप्रदाय के लिए जाना चाहिए। हम खुशियों का इजहार करें, लेकिन इस तरीके से करें कि कहीं किसी प्रकार का वेस्ट न हो। और इंदौर जैसे शहर में तो हमें और गंभीर होना चाहिए, क्योंकि इसे स्वच्छ नगरी के रूप में जाना जाता है। यद्यपि सब प्रकार के धार्मिक आयोजनों में या सामाजिक आयोजनों में लोग इस तरह के कृत्य करने लगे हैं, जैन समाज में इस तरह के चलन कम है। और कोई भी कार्य इको फ्रेंडली ही होना चाहिए, और समाज करती भी है, लेकिन फिर भी इसकी पुनरावृत्ति से सभी को बचना चाहिए। कारिका जैन इंदौर और उनके साथ में आज चित्रकला प्रतियोगिता में बहुत सारे बच्चों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया है। जो बाल मंडल यहाँ पर है वे भी उनके साथ में खड़े हो जाएंगे। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि हम सभी बच्चे भावना योग्य कैसे करें? फिर से बोलो। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि हम सभी बच्चे भावना योग्य कैसे करें? कल सुबह आ जाना, पता लगेगा कैसे करेंगे। अब बच्चों का भावना योग भी अलग से है। कल से त्रिदिवसीय आयोजन भावना योग का है, और इतनी भारी संख्या में लोगों ने अपना पंजीयन कराया है कि मुझे लगता है अभय प्रशाल में जगह ही नहीं बचेगा। इसलिए आप सबसे मैं कह देता हूँ, 6 बजे का समय है, तो 6 बजे के पहले ही आ जाना। पता लगा 5:30 के पहले ही ये हॉल पूरा, ये स्टेडियम पूरा भर गया। तो ये अभय प्रशाल का परिसर भरे, उससे पहले अपना स्थान आप सबको बचाने ला। और कल से 6 बजे से 8:15 तक का जो प्रातः काल का सत्र होगा वो भावना योग का मुख्य सत्र होगा। और मध्याह्न में 2 घंटे का सत्र 3 बजे से 5 बजे तक का होगा, जिसमें 3 बजे से 4 बजे तक सभी वर्ग के लोग होंगे, और वे अपने जीवन की समस्याओं का भावना योग से किस प्रकार समाधान प्राप्त कर सकते ये होगा। और 4 से 5 केवल युवा वर्ग, जहाँ युवा वर्ग अपनी समस्याओं का समाधान भावना योग से कैसे प्राप्त करेंगे ऐसा होगा। तो ये दोनों सत्रों में आप लोग अलग अलग सुविधा से आ सकेंगे और लाभ उठाएंगे। चलिए आगे। आपके गर्मा गर्म प्रश्नों का उत्तर गुरु मुख से नरमा नरम मिलता रहेगा। यूं ही अभी बीच में थोड़ा सा अपन चलते हैं, और मैं ये मंच देता हूं अभय भैया जी को। अभय भैया जी आगे की कार्यवाही देखें। अनुराग जी, शिल्पी जी सोदिया, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन, यदि आ गए हो तो मंच के आगे सामने आ जाएं। हेलो, आज हमारे इंदौर दिगंबर जैन समाज के वो व्यक्तित्व उपस्थित है जिन्होंने अपनी कला के माध्यम से जैन समाज को गौरवान्वित किया है, और आज गुणायतन से गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है। मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा हमारे इंदौर नगर की शान डॉक्टर उपेंद्र जी सोनी। वे आएंगे, पूरे परिवार के साथ परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण वंदन करते गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और गुणायतन परिवार की ओर से उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे गुणायतन के श्रोमणी संरक्षक मुकेश जी पाटोदी, श्रोमणी संरक्षक दिलीप जी गोधा, और गुणायतन ट्रस्टी प्रदीप जी अजमेरा कोटा, और साथ में नवीन जी गोदा महोत्सव अध्यक्ष धर्म प्रभाव समिति। आप भी आ जाए। हमारे सम्मानी डॉक्टर उपेंद्र जी सोनी, इनका सम्मान करें जिन्होंने आज गुणायतन में गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है। जोरदार इस परिवार के लिए ताली बजाकर इनका अभिवादन करें। और सम्मान के इसी क्रम के पश्चात में डॉक्टर उपेंद्र जी से चाहूँगा एक प्रश्न आपकी तरफ से भी। सम्मान डॉक्टर उपेंद्र जी ऊपर जाएं, ऊपर आ जावे, ऊपर आ जावे। और मैं आपसे कहना चाहूँगा कल से भावना आयोग का 3 दिवसीय कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। प्रातः 6 बजे से ये कार्यक्रम प्रारंभ होगा। किट वितरण का कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है। और आपसे यही कहना चाहूँगा, अगर आप अग्रिम पंक्ति में बैठना चाहते तो पहले आओ पहले पाओ की व्यवस्था के साथ। और आगामी
दशलक्षण महापर्व के अवसर पर परम पूज्य मुनिवर के सानिध्य में इंदौर में पहली बार संस्कार शिविर का आयोजन किया जा रहा है। वो सौभाग्यशाली परिवार हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करा लिया है। अब कुछ ही दिन शेष हैं रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन के लिए, उसके बाद कुछ दिन बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगा। मैं आपसे कहना चाहूँगा इस शिविर में आप अगर उपस्थित होना चाहते हैं मात्र 5100 की राशि के माध्यम से आप संस्कार शिविर में बैठने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। बाहर से जो भी शिविरार्थी आएंगे उनके भोजन आवास की व्यवस्था, पूजन द्रव्य सामग्री व्यवस्था और वस्त्र आदि की व्यवस्था कमेटी के पदाधिकारी द्वारा रखी है। साथ ही इंदौर नगर के लिए सौभाग्य है, अभी तक आपने टीवी में देखा होगा, संस्कार शिविर बाहर देखा होगा, लेकिन आज इंदौर में पहली बार आपको परम पूज्य मुनिवर के सानिध्य में संस्कार शिविर में उपस्थित होने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो आप तैयार हो जाएं, ऑनलाइन अपना रजिस्ट्रेशन कराते हुए इस शिविर में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त करें। और 19 तारीख को परम पूज्य मुनिवर के सानिध्य में रक्षाबंधन महापर्व आयोजित है। श्रीहंसनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक महामहोत्सव है। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं उन कार्यक्रम में उपस्थित होकर आप अपने जीवन को संस्कारित करते हुए अपना मार्ग प्रशस्त करें। यही भावना के साथ आइए अगले प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित करूँगा हमारे गुणायतन के नए ट्रस्टी इंदौर दिगंबर जैन समाज के गौरव डॉक्टर उपेंद्र जी सोनी, जोरदार तालियों का सम्मान करें। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, हम वर्किंग प्रोफेशनल्स फाइनेंसेस के अलावा फ्यूचर और रिटायरमेंट के लिए क्या, कब और कैसे प्लानिंग करें, मार्गदर्शन करें। फ्यूचर और रिटायरमेंट के लिए क्या, कैसे और कब करें। देखो, बहुत अच्छा सवाल किया और बहुत कम लोग इस विषय पर विचार करते हैं। हालांकि आप लोग अपने फ्यूचर के कई तरह के प्लान करते हैं, कोई म्यूचुअल फंड में करते हैं या भांति भांति तरीके से लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं कि रिटायरमेंट के बाद हमारा फ्यूचर सेफ रहे। पर मेरा मानना है केवल आर्थिक आत्मनिर्भरता हमारे भविष्य की सुरक्षा का आधार नहीं है। आज अगर आप देखें तो जो आर्थिक रूप से अति संपन्न लोग हैं वे लोग भी अपने भविष्य को लेकर बहुत चिंतित हैं। बल्कि यदि ठीक ढंग से सर्वेक्षण किया जाए तो ये पाएंगे कि ऐसे लोग कुछ ज़्यादा चिंतित हैं, क्योंकि ये बात स्पष्ट है कि पैसा मनुष्य के लिए एक सीमा तक ही उपयोगी है, पैसे के अलावा भी कुछ है। तो आपके सवाल के माध्यम से आज मैं आप सबको एक ऐसा रास्ता बताना चाहता हूँ जो आपके ब्राइट फ्यूचर को सुरक्षित कर सकता है। उसका एक ही रास्ता है। प्रत्येक व्यक्ति जिस दिन गृहस्थाश्रम में पैर रखे उसी दिन अपना एक टारगेट फिक्स कर ले कि मुझे कब तक सक्रिय गृहस्थी में रहना है। जैसे किसी की 25 वर्ष की उम्र में विवाह हुआ किसी का, वो तय कर ले कि 25 वर्ष की उम्र मेरा विवाह हुआ, मैं 25 साल तक सक्रिय गृहस्थी में रहूँगा। यानी 50 साल की उम्र तक अपनी सभी प्रकार की सांसारिक और भौतिक अपेक्षाओं को पूर्ण करने का पूरा प्रयास करूँगा। इसके बाद 50 साल की उम्र पूर्ण होते ही धीरे 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 अब अपने आप को समेटना शुरू करूं। अब भौतिक जिम्मेदारियां या पारिवारिक सांसारिक जिम्मेदारियों से अपने आप को बचाकर अपने पारमार्थिक कर्तव्यों के निर्वाह का भाव बढ़ाएं। चूंकि इतना बड़ा पसारा है, एक दिन में तो होता नहीं,
50 से शुरू करो तो 60 आते 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 ये स्थिति ले आओ कि अब सब सिमट गया। इस अवधि में आप अपनी आर्थिक आत्मनिर्भरता को सुनिश्चित कर लो, किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े, ऐसी व्यवस्था करो। और इतनी व्यवस्था करो कि जब तक मेरे पास जेब है दोनों जेबें भरी रहे। मैं हमेशा कहता हूँ या तो भरी जेब वाले बनो या बिना जेब वाले बनो, बीच वालों की कोई गत नहीं है। या तो बिना जेब वाले, देखो तुमसे ऊपर बैठे है कि नहीं, और खाली जेब वालों को कोई नहीं पूछेगा। तो आपकी जेबें भरी रहे ये व्यवस्था पहले कर लो, और फिर धीरे धीरे वानप्रस्थी बनने का प्रयत्न करें। बच्चे सेटल हो जाते हैं, बाहर रहते हैं, उनसे अपेक्षाएं मिटाओ। स्वाध्याय, सत्संग और समागम से जुड़े, और घर परिवार में रहने की जगह तीर्थ क्षेत्रों में निवास करें, जहां आप एक साधक की भांति जी सको, अच्छी साधना कर सको, और जहां समूह में रहकर आपका धर्म ध्यान हो सके। श्री सम्मेद शिखर में ऐसे ही लोगों के लिए साधना वसतिका का निर्माण हुआ गुलायतन में, जहाँ दंपति जो अपने सांसारिक अपेक्षाओं की समाप्ति के बाद अपना आत्मकल्याण करना चाहते हैं, सदंपति वहाँ रह सकेंगे और सेवा और साधना के साथ संयम पूर्ण जीवन जी सकेंगे। उनकी समाधि तक की व्यवस्था वहाँ, जो वहाँ चला गया उसके लिए अपने भविष्य की कोई चिंता नहीं। वहाँ ऐसा वातावरण बनेगा, एक तकलीफ होगी 4 आदमी आके खड़े हों। तो ये हर सब शिखर जी जाना खोजोगे तो वहाँ व्यवस्था नहीं है। वहाँ तो अभी 63 फ्लैट बने हैं और 600 नाम आए हुए हैं, इसलिए मुझे परेशान मत करना। लेकिन मैं ये सलाह दे रहा हूँ कि ऐसी व्यवस्था सब जगह होनी चाहिए, और यदि ऐसी व्यवस्था आपने अपने जीवन की बना ली तो आपको अपने भविष्य के लिए कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। आपका भविष्य 100% सुरक्षित है। और आपने इसकी जगह केवल गोरख धंधे में उलझा के रखा तो भगवान ही मालिक। मैं ऐसे अनेक लोगों को जानता हूं जो शेर की तरह जिए हैं और कुत्तों की भांति मरे। कुत्तों की मौत मरने की नौबत नहीं आए। एक व्यक्ति की ऐसी मृत्यु हुई, पत्नी थी नहीं, पति था, अपने फ्लैट में मरा, दोनों के बच्चे थे अमेरिका में, और 3 दिन तक पता ही नहीं, अंदर ही पड़ा रहा। मालूम पड़ा 3 दिन बाद बेटे को खबर दी गई, कब वो आया और कब अंत्येष्टि हुई भगवान ही मालूम। इसको बोलता हूँ शेरों की कुत्तों जैसी मौत। समझ गए? मोह माया में उलझोगे तो यही हाल होगा, और परमार्थ का रास्ता अंगीकार करोगे तो जीवन निहाल होगा। समझ गए? इसलिए तुम्हारे इस सवाल के माध्यम से कहता हूँ, तुम तो अभी एकदम बिगिनर हो। गृहस्थाश्रम में प्रवेश हो गया ना? बिटिया है कि बहू है? बिटिया है, क्योंकि आजकल पता नहीं लगता। अच्छा है, एक दृष्टि से पता लगना भी नहीं चाहिए। जिस घर में रहने वाली बहू है या बेटी है, ऐसा पता न लगे, समझ लो उस घर में सास बहू की जबड़ियाँ पट रही है। हो रहा, होना चाहिए। लेकिन ये कह रहा हूँ, तुम अभी बिगिनर हो, अभी से अपना टारगेट बनाओ। और सबको मैं कहता हूँ, पहली पारी में इतना तगड़ा स्कोर खड़ा कर लो टाया जी। पहली पारी में इतना तगड़ा स्कोर खड़ा कर लो
कि दूसरी पारी में बल्ला उठाने की जरूरत ही ना है, नौबत ही ना है। मजे में रहो। आपके यहाँ का एक राकेश है, मुझे उसकी व्यवस्था सुन के बड़ा मज़ा आ गया। उसने अपने दोनों बेटों का, खड़े हो जा भाई, दिखा दो उसको, दोनों बेटों का धंधा अलग अलग कर दिया। दोनों ज्वेलर है, अपना काम करते हैं। मुझे यहाँ आके मालूम पड़ा। और खुद पति पत्नी आनंद से रहते हैं, अपना धर्म ध्यान करते हैं और अपनी व्यवस्था ऐसी कर ली कि हमें कुछ की ज़रूरत भी ना पड़े। किसी के आगे हाथ फैलाने की नौबत नहीं आनी चाहिए। बच्चे दे, ये उनका धर्म है, पर बच्चों के आगे कभी ऐसे करने की नौबत ही नहीं आनी चाहिए। व्यवस्था ऐसे बना करके चलोगे तभी तुम्हारी जीत होगी। तो ये व्यवस्थाएं अगर बना लीजिए, आपको अपने भविष्य के बारे में कभी भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी। आज डॉक्टर साहब ने अपने और अपने आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को सुरक्षित रखने का एक श्रेष्ठ उपक्रम किया है। मैं तो सोचता था कि शायद ये जुड़े हुए हैं, क्योंकि मुझसे तो बहुत सालों से जुड़े हैं, लेकिन इन्होंने खुद आकर के बोला महाराज मुझे जुड़ना। बोले तुम जुड़े नहीं? मैं तो तुमको अभी तक जुड़ा ही मानता था। बोले आपसे तो जुड़ा था, गुणायतन से नहीं जुड़ा। हम बोले चलो अच्छी बात है, मैं तो यही मानता हूँ जो भी मुझसे जुड़ा है वो सब गुणायतन से जुड़ा है, भले वह 1 रुपया वाला हो या 1 करोड़ वाला। आपके सत्कृत्य की मैं भूरी भूरी सराहना करता हूँ। बहुत बहुत आशीर्वाद। अपने बीच में पूज्य महाराज श्री जी की उस पावन धरा हजारीबाग से अपने बीच में माधुरी जी सेठी, संगीता जी सेठी यहाँ पर उपस्थित हैं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत, अभिनंदन करें। और हाँ आगे, और उसके बाद में तैयार रहेंगे अनुराग जी, शिल्पी जी सोदिया, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन। महाराज जी नमोस्तु। महाराज जी आज स्वतंत्रता दिवस है, लेकिन हाल ही में हुए कोलकाता के केस को देखते हैं तो ये स्वतंत्रता महिलाओं के लिए तो आई ही नहीं। फिर से बोलिए। महाराज जी नमोस्तु। महाराज जी आज स्वतंत्रता दिवस है, लेकिन हाल ही में कोलकाता के केस को देखें तो ये स्वतंत्रता महिलाओं के लिए तो आई ही नहीं। क्या महिलाएं आज 78 साल के बाद भी अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ाई करेगी, और क्या वो कब सुरक्षित महसूस करेगी? इसको जागरूक करने के लिए हमें क्या करना चाहिए ताकि आज की यूथ आगे चलकर कभी ये वाला केस दोबारा ना दोहराया जाए? देखिए, जो मुझे जानकारी मिली, मुझे तो कल परसों ही मालूम पड़ा। चूँकि मैं अखबार पढ़ता नहीं, न्यूज़ सुनता नहीं, तो चीज़ें मुझे मालूम नहीं पड़ती। लेकिन मुझे मालूम पड़ा है कि कोलकाता में किसी महिला डॉक्टर के साथ बहुत नृशंस रूप से बलात्कार करके हत्या किया गया, और उसके पीछे सारे देश भर के चिकित्सक आंदोलनरत है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आए दिन इस तरह की घटनाएं, क्रूर घटनाएं समाज में होना, ये एक स्वस्थ समाज का लक्षण नहीं। हम कहते हैं कि हमारा देश आज़ाद है, लेकिन आज सुबह भी मैंने इस बात पर का जिक्र किया था कि हम भले स्वतंत्र हो गए, पर हमारी व्यवस्थाएं आज भी परतंत्र है। जब तक हमारी चेतना स्वतंत्र नहीं होगी, तब तक। देखो, थोड़ा बच्चों को बिठा दीजिए, चित्रकला। ओम। सब कुछ भी मत करिए। कि जब तक हम मानसिक गुलामी को दूर नहीं करते, तब तक इस तरह की कुव्यवस्था को नियंत्रित कर पाना बहुत कठिन है। समाज में जागरूकता चाहिए, आध्यात्मिकता का संचार चाहिए। आज कोई बेटी बहन सुरक्षित नहीं बची। ये आज़ादी का दुरुपयोग है। हमें आज़ादी इसलिए नहीं मिली कि हम कुछ भी करने को आज़ाद हो जाएं। हमें आज़ादी केवल इसलिए मिली है कि हम स्वराज को सुराज की ओर बढ़ाएं। इसलिए ऐसे कुकृत्यों की घोर निंदा करनी चाहिए। और मैं इस विषय में महिलाओं से भी कहूँगा, उन्हें जागरूक होना चाहिए।
और अपनी आत्म सुरक्षा के लिए खुद को तैयार करना चाहिए। एक बार फिर से जोरदार तालियां माधुरी संगीता जी सेठी हजारीबाग। और उसके बाद में अपने बीच में आज गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक और पूज्य महाराज श्री जी के अनन्य भक्त अनुराग जी शिल्पी सोदिया, आप देख रहे हैं गुणायतन में अद्भुत कार्य होने जा रहा है और उसमें अनुराग भाई का बहुत बड़ा हाथ है। जोरदार तालियों से उनका स्वागत सम्मान करें और उनके स्वागत के लिए भी मैं आमंत्रित करूंगा अपने बीच में धर्मेंद्र जी, हाँ कार्याध्यक्ष धर्मेंद्र जी जैन साहब, वे आ जाएं और आकाश जी कोयला वहीं पर यहाँ पर आ जाएं और महिलाओं के सम्मान के लिए संगीता जी सेठी हजारीबाग। नमोस्तु महाराज जी, आप हो देश के ऐसे वीर। माधुरी जी भी साथ में आ जाए। नमोस्तु महाराज जी, आप हो देश के ऐसे वीर, आपके दर्शन से बन जाती है लाखों की तस्वीर। आप हो हमारे समाज के ऐसे दर्पण जो दिखाता है हर दिन एक समाज की उज्जवल तस्वीर। गुरुदेव, आज चारों ओर स्वतंत्रता का माहौल है। मेरा प्रश्न है कि एक व्यक्ति की पर्सनल स्वतंत्रता, परिवार, देश, समाज में रहते हुए वो अपनी पर्सनल स्वतंत्रता कैसे एंजॉय करे कि वह स्वच्छंदता की श्रेणी में ना जाए। नमोस्तु महाराज जी। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार इस दंपति का जोरदार अभिनंदन करें, अनुराग और शिल्पी। आप लोगों ने पहले अनेक बार इस मंच से इन्हें देखा होगा। ये निरंतर गुणायतन के उस स्वरूप को साकार करने में लगे हुए हैं और संभव हुआ, बल्कि ठीक है, परसों मुझसे कहा गया था आने वाले 16 तारीख को 24 तारीख और 25 तारीख को आपको गुणायतन की एक झलक भी दिखाई जाएगी, जिसे देखकर आप दांतों तले उंगली दबाएंगे। और उसमें अनुराग भाई बहुत बहुत अच्छे से अपना योगदान दे रहे हैं और उनकी धर्मपत्नी शिल्पी का भी उसमें बड़ा योगदान है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। आपने जो सवाल किया है बहुत अच्छा सवाल है कि व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता को कैसे सुरक्षित रखे जिससे वह स्वच्छंदता से बच सके। देखिए, स्वतंत्र का मतलब होता क्या है? स्व के तंत्र में लीन होना, जहाँ व्यक्ति के अंदर एक आत्म अनुशासन प्रकट होता है, तभी वास्तविक स्वतंत्रता होती। स्वतंत्रता का ये अर्थ नहीं कि हम दूसरों के नियंत्रण से मुक्त हो जाएं, पर स्वतंत्रता का ये भी अर्थ होना चाहिए कि हम अपने अनुशासन में बंध जाएं। जब हम दूसरों के नियंत्रण से मुक्त होकर पूरी तरह अनुशासनहीन हो जाते हैं तो स्वच्छंदता आती है, और जब दूसरों के नियंत्रण से मुक्त हो स्वयं के तंत्र में डूबते हैं तो वास्तविक स्वतंत्रता आती है। तो हम स्वतंत्र बने, स्वच्छंद नहीं। बहुत बहुत यहाँ पर जो भी विधि विधान होते हैं उनमें अपना रात दिन सहयोग करते रहते हैं। ऐसे अमित जी वास्तु इंदौर और उनके साथ में जयपुर से मोनू जी काला, गुणायतन ट्रस्टी। थोड़ा जल्दी करें, बोलो। माइक पहुंचा दे वहां तक, अमित जी तक माइक पहुंचाए। ओ देव भाई, तुम तो माइक हे गुरुवर, आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवार, आज 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस है और आज आपने स्वरोजगार की बात की। आज आपने स्वरोजगार की बात की, पर गुरुवर अनेक कंपनियां घर बैठे सस्ता सामान पहुंचा देते हैं। इस ऑनलाइन के भूत से हम कैसे बचे, या लोगों के मस्तिष्क से इस भूत को कैसे उतारें? नमस्ते गुरुवर। बच्चों, आपकी तस्वीर ऐसे ही आएगी, उचकोगे तो आपकी तस्वीर उचकने वालों में आएगी, अच्छा नहीं लगेगा, बैठ जाओ, है ना। बहुत अच्छी बात आपने कही है। वर्तमान में व्यापार का तौर तरीका बदला है और सब चीज़ें ऑनलाइन होने लगी, लेकिन ये चीज़ें भारत और भारतीय समाज की दृष्टि से कतई उचित नहीं है। भारत में व्यवसाय के साथ भी एक बड़ी उदात्त दृष्टि रही। एक समय था जब भारत में वस्तु विनिमय होता था, पैसे रुपये पैसों का चलन उतना नहीं था। लोग चीज़ें देके चीज़ें लेते थे।
तो दोनों एक दूसरे से लाभान्वित होते थे और इसमें हमारी परस्परता बढ़ती थी। बाद में वो व्यवसाय का रूप लिया तो एक दृष्टि विकसित हुई कि हम व्यवसाय में भी एक दूसरे को लाभ पहुंचाए, दोनों को लाभ हो, जिसने सामान लिया उसे भी किसी न किसी रूप में लाभ ले और जो सामान दे रहा वो भी लाभ ले। उसी हिसाब से हमारे यहाँ का एक सिस्टम बना बाजार का, जिसमें एक वस्तु 4 के हाथ से होते हुए उपभोक्ता के पास पहुँचती थी, तो उससे उपभोक्ता तक पहुँचने में वो एक बड़ी चेन बनती और एक के पीछे अनेक को रोजगार। हम जब फिरोजाबाद में थे तो हमसे लोगों ने बताया कि एक चूड़ी जब 92 हाथों से गुजरती है तब किसी एक महिला के हाथ में पहुंचती है। ये हमारे चूड़ियों के निर्माण का परंपरागत तरीका था। अब तो सब ऑटोमेशन का युग आ गया तो चीज़ें चले गई, लेकिन जो 92 लोगों को रोजगार देती थी वो एक जगह हो। अब इसी तरह उत्पादन से विक्रेता और विक्रेता से उपभोक्ता तक पहुंचने में जितने हाथ लगते थे उन लोगों को लाभ पहुंचता था, पर बाजारवादी संस्कृति ने सबको कट करके सीधे कुछ लोगों तक इसे जोड़ दिया, तो बाकी लोगों का जो जीवन है वो अधूरा हो रहा है, उनको दिक्कत हो रही। अब सब्जी जैसी चीज़ें ऑनलाइन आपने लेना शुरू कर दिया अपनी थोड़ी सी सुविधा के पीछे, उसमें कितने लोगों का रोजगार गया। आपके 2-5 रुपये बचे, लेकिन आपके उस 2-5 रुपयों के पीछे कितनों का पेट कटा, आपने इस पर कभी विचार नहीं किया। तो ये कुचाले हैं मल्टीनेशनल कंपनीज की। सरकारें इस पर ध्यान नहीं दे सकती क्योंकि सरकारों का उद्देश्य अलग है, उन्हें अपना हित दिखता है और कुछ अंतर्राष्ट्रीय संधियां भी उसमें बाधक बनती। लेकिन हमें इस पर विचार करना चाहिए स्वयं से ही, क्योंकि जिस तरह के आंकड़े उभर रहे हैं, यदि यही सब चलता रहा तो आने वाले दिनों में पूरे बाजार पर ऑनलाइन का कब्जा हो जाएगा। फिर आपके दुकान, आपके धंधों का क्या होगा। और AI के कारण अब के पास नौकरी के भी अवसर नहीं बचेंगे, इसका जिम्मेदार कौन होगा। इसलिए मैं सभी से कहता हूँ, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर स्वरोजगार को बढ़ावा देने की बात आज मैंने सवेरे की थी। आप सबसे मैं अपेक्षा रखता हूँ, आप ये संकल्प लें कि हम कोई भी वस्तु ऑनलाइन नहीं खरीदेंगे एक्सेप्ट प्रत्यक्ष रूप से न मिले तो। जो वस्तुएं साक्षात न मिल पाए उन्हें ही ऑनलाइन मंगाइए, बाकी आप खुद जाकर के लीजिए ना। आपका थोड़ा समय लगेगा लेकिन कईयों का परिवार बचेगा, इस बात पर भी ध्यान दीजिए। आज आप सोच रहे हमारे पास तो नौकरी है, हमारे पास आज के युवाओं में सबसे भी हमारा क्रेडिट कार्ड है, हम तो सब यहीं बैठे बैठे ऑनलाइन कर रहे। अरे बेटा, जिस दिन नौकरी नहीं मिलेगी तब क्या करेगा। और AI की गाज तो सबसे पहले तुम युवाओं के सिर पर गिरेगी, और ऐसा हो भी रहा है। एक साथ गूगल ने कितने को कट किया था? 10,000 ना? कितने को किया था? 40,000। अब 40-35 का पता कितने पर गया ना सब काम से। एक ने नहीं, एक ने अभी शुरुआत की, कब कौन कितना कर ले कोई कहा नहीं जा सकता। इसलिए इस पर बहुत सावधान होना चाहिए। समय आपका हो रहा है, आने वाले दशलक्षण दिवसों में पर्यूषण पर्व में आप सब अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। मुझे जानकारी मिली जो टारगेट था उसका 75% पंजीयन हो गया, मात्र 25% बचा है। बहुत जल्दी वो भी पूरा होगा, और कहीं ऐसा ना हो बाद में आप आवेदन कहें और यहाँ कहें अब कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए जल्दी से जल्दी आप अपना पंजीयन कराएं। कल से भावना योग का समय पर आप लाभ लें और आनंदित हों। समय पूर्ण हो गया, बहुत सारे लोग रह गए हैं, वो कल की प्रतीक्षा करें। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की जय जय। चित्रकला प्रतियोगिता में सैकड़ों बच्चों ने बहुत उत्साहपूर्वक भाग लिया है। मैं सभी बच्चों का आशीर्वाद देता हूं और
आपके जो और कार्यक्रम हैं प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का, 518 बच्चे, उन सभी बच्चों को, उनके अभिभावकों को मैं आशीर्वाद देता हूँ, उनकी संचालिकाओं को आशीर्वाद देता हूँ, आयोजकों को आशीर्वाद देता हूँ। और जो बच्चे, जो प्रतिभागी इसमें विजयी घोषित हुए हैं, केवल उनका नाम भर घोषित कर दें। 1 मिनट में हमें जाना है, आप लोग यहाँ बैठेंगे चूँकि हमें अपने स्थान तक जाने के लिए समय की बाध्यता है। 1 मिनट आने वाले 1 मिनट, ये इनके नाम की घोषणा कर ले, बाकी आप इन बच्चों का उत्साहवर्धन करके ही जाएंगे। बोलो। हाँ, क्या बोलो? हाँ, आने वाले इन 4 दिनों में आज भी आपको पूज्य महाराज श्री का संपूर्ण साहित्य डॉक्टर साहब प्रकाश जी बांगानी, जोरदार ताली बजा दीजिए, 50% मूल्य में पूज्य महाराज श्री जी का संपूर्ण साहित्य आपको मिलेगा। आप बाहर स्टॉल लगा हुआ है, जरूर आप लेकर जाएं, खुद पढ़ें और उनको पढ़ाएं। और मोहता भवन में भी यह रक्षाबंधन तक इसी प्रकार से 50% डिस्काउंट पे आपको यह साहित्य उपलब्ध रहेगा। अगली सूचना आप तक प्रेषित करूं, भावना किट का वितरण अभी भी चल रहा है और कल जो आएंगे उनके लिए